को अपना एक आईडी प्रूफ लेके आना है। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपना आधार कार्ड लेके गई थी, बट वो पीवीसी वाला था, वो मतलब वो सही नहीं था, वो ओरिजिनल नहीं था आई थिंक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इशू करती है वो नहीं था। और वो शायद बस साइबर कैफे से मैंने निकलवाया हुआ था, और मेरे दिमाग से एकदम निकल चुका था कि वहाँ वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये आधार कार्ड नहीं एक्सेप्टेबल है, आप जाइए, और बहुत सारे लोगों को भेजा जा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ही बहस तो करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो बात है सो है ही, बगल में है ही, क्यों ही टाइम वेस्ट करना, तुरंत जाके निकलवा लेते हैं। तक 20 से 32 साल तक का एज लिमिट वाला जो भी इंसान है वो इस एग्जाम को भर सकता है। लेकिन एक चीज था कि वहां पे पानी का बहुत दिक्कत था, पानी कोई नहीं दे रहा था, वॉशरूम बिल्कुल भी साफ नहीं था, और कोई भी रटंतु विद्या और रटे रटाए सेक्शंस या प्रोविजंस नहीं आए थे एग्जामिनेशन में। सबसे खास बात ये था कि एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, मतलब आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसकी कहानी को समझना है, डिस्प्यूट को समझना है, और उसमें प्रोविजंस को अप्लाई करना था। साथ ही साथ आप अगर फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे वो BLLB 5th ईयर हो या फिर LLB 3rd ईयर, या फिर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं लॉ लॉ रिसर्च एसोसिएट में काम करना, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। हे, दिस इज लीगल सलोनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था फ्रॉम एंटरिंग द सेंटर टू एग्जिटिंग द सेंटर। मेरा क्या एक्सपीरियंस था और मैंने क्या क्या सीखा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जिस दिन एडमिट कार्ड आया था तो उस दिन पता चल गया था, और पटना में ही PNM मॉल है, PNM मॉल के पास ही एक सेंटर मेरा पड़ा था, मुझे वहाँ जाना था। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त पहले से आए हुए थे, और उन लोगों ने भी एग्ज़ाम सेंटर में मतलब एग्ज़ाम देने के लिए पहले से फिलअप किया हुआ था, बट किसी ने किसी को बताया नहीं था, तो हम लोग सब वहाँ मिल चुके थे। अच्छा, हम बातचीत करते करते हम लोग फिर लाइन में लग चुके थे, क्योंकि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था कि शार्प 8:30 बजे आपका एंट्री बंद कर दिया जाएगा, आधा घंटा आपको फ्री दे दिया जाएगा कि आप बैठ बैठ सकें, आपका अलॉटमेंट किया जाता है, तो उसमें वो टाइम जाता है, इसलिए उसमें लिखा हुआ था कि 9 बजे से एग्जाम तो शुरू होने वाला है, लेकिन आपको वहाँ 8:30 बजे शार्प पहुंच जाना है। तो इसलिए हम लोग सभी वहाँ पहुंच चुके थे, और एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के बाद आपको उसमें लिखा हुआ था, एडमिट कार्ड में ये भी लिखा हुआ था कि आपको अपना एक आईडी प्रूफ लेके आना है। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपना आधार कार्ड लेके गई थी, बट वो पीवीसी वाला था, वो मतलब वो सही नहीं था, वो ओरिजिनल नहीं था आई थिंक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इशू करती है वो नहीं था। और वो शायद बस साइबर कैफे से मैंने निकलवाया हुआ था, और मेरे दिमाग से एकदम निकल चुका था कि वहाँ वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे पहले से ही एक टेबल पे, 2 टेबल पे लोग बैठे हुए थे कंप्यूटर पे अपना सारा चीज़ लेके, जो आपको आपको तुरंत वेरीफाई करके आपका ई आधार प्रिंट आउट करके आपको निकाल के दे देते। तो 100 रुपए में मुझे एक प्रिंट आउट निकलवाना पड़ा, क्योंकि जब मैंने एंट्री लिया तो मुझे फर्स्ट एंट्री तो मिल गया, लेकिन सेकेंड एंट्री में जब वो मेरे आधार कार्ड से मेरा एडमिट कार्ड मिला रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि ये आधार कार्ड नहीं एक्सेप्टेबल है, आप जाइए, और बहुत सारे लोगों को भेजा जा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ही बहस तो करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो बात है सो है ही, बगल में है ही, क्यों ही टाइम वेस्ट करना, तुरंत जाके निकलवा लेते हैं। निकलवा लिया है मैंने। उसके बाद फिर मुझे एंटर मिल गया, मेरे दोस्तों को भी एंटर मिल गया, हम लोग सभी चले गए थे, और मेरा जो रूम नंबर था वो था लैब 6C, और हम लोग 6C रूम में चले गए। वहाँ पर जाने के बाद भी फिर एक बार चेकिंग हुआ, मिलाया गया, नाम पूछा गया, डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, फादर्स नेम पूछा गया, और इन सभी चीज़ों को बताने के बाद फिर एंट्री मिला। एंट्री मिलने के बाद फिर सीट अलॉट करना था, कि कंप्यूटर बाय कंप्यूटर वहाँ पे आपको अलॉटमेंट होना था। तो वैसे ही फिर आई आई से फेस पूरा मैच करके कि यही पर्सन है, पूरा जो है मैच करने के बाद एक अलॉटमेंट किया गया कंप्यूटर। फिर उसके बाद आपको बैठे रहना था, आधा घंटा हम लोग लगभग बैठे थे, और वहाँ स्क्रीन पर आ रहा था कि अपना एप्लीकेशन नंबर जो था वही पासवर्ड था, वो आपको डालना है, और पासवर्ड डालने के बाद आपको मिलेगा जो भी वहाँ पे खुलना है वो खुल जाएगा स्क्रीन। स्क्रीन खुलने के बाद आपको स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ था, और वहाँ पे लोग कोऑपरेटिव थे। लेकिन एक चीज़ था कि वहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत था, पानी कोई नहीं दे रहा था, वॉशरूम बिल्कुल भी साफ़ नहीं था, ये सारा चीज़ तो था ही प्रॉब्लम वहाँ पर। बट बाकी चीज़ ठीक था, कोऑपरेटिव थे वहाँ के एग्जामिनेशन के जो भी कंडक्ट करा रहे थे। और हम लोग बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, कोई BHU से आया हुआ था, कोई चाणक्य से आया हुआ था, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, फिर ऐसे-ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के थे जो कि
ऐसे ही खुद भी पता चल जा रहा था। कुछ लोग तो प्रैक्टिशनर्स थे, 3 ईयर 4 ईयर प्रैक्टिशनर थे, और वो लोग भी आए हुए थे एग्जामिनेशन देने के लिए। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद फिर हम लोगों को बोला गया कि आप अपना शुरू कीजिए एग्ज़ाम। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आया हुआ था कि आप अगर ग्रीन कीजिएगा तो करेक्ट है, रेड कीजिएगा तो यानी आपने आंसर ही नहीं किया है, अगर आपने ब्लू कर दिया तो मतलब टिक, ब्लू टिक अगर आपने कर दिया तो यानी कि आप उसको फिर से देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस थे वो हमें स्क्रीन पे दिखाए गए। फिर 2-3 मिनट उसके बाद भी शुरू नहीं हुआ। फिर जब एग्जैक्ट 9 बजा तब हम लोगों का एग्ज़ाम शुरू हुआ। फिर वही है, धीरे धीरे क्वेश्चंस स्क्रीन पे आते गए, हमने क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस बनाना शुरू किया। कॉम्प्रीहेंशन में मेरा लगभग 50 मिनट चला गया था। 150 मिनट टोटल अलॉटमेंट किया गया था और आपको उसी में करेक्ट अपना आंसर देना था। टॉप राइट कॉर्नर पे टाइमर चल रहा था, तो उसमें लगभग 50 मिनट मेरा गया था कॉम्प्रीहेंशन में। 15 क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए हमको कुछ आता है नहीं आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा पार्ट होता है कि आपको वही पढ़ना है और उसी में से आंसर देना है। तो मतलब इसमें बस आपको वहीं का दिमाग लगाना है, तो आप उसको जितना हो सके एक्यूरेट करने का कोशिश कीजिए, सही करने का कोशिश कीजिए। तो मेरा ये एम था कि मैं कॉम्प्रिहेंशन सारा का सारा सही करूं। ऑल्दो मेरा नहीं हुआ, मेरा लगभग 10 क्वेश्चन सही हुआ, 15 में से 5 क्वेश्चन गलत हो गया। आई डोंट नो कैसे गलत मैंने किया, क्या गलती हुआ, बट कॉम्प्रिहेंशन ईजी था। यही है कि हम इतना ईजी लगता नहीं है पेपर जितना होता है, तो कुछ तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी गड़बड़ हो सकता है। बट मैंने 50 मिनट अपना उसमें दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये इतना ही है पैराग्राफ और इसी को पढ़ के आंसर करना है। और एक कॉम्प्रिहेंशन टफ था, टाइम टेकिंग था, इट वॉज अ टाइम टेकिंग कॉम्प्रिहेंशन। और उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे कुछ केस लॉज नहीं पता थे, तो मैंने उन्हें छुआ भी नहीं, और लगभग मैंने क्वेश्चन अगर छोड़ा भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही छोड़े, क्योंकि मुझे उसमें डाउट था, और डाउट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मतलब रिस्क लेना है, क्यों ही रिस्क लें, तो इसलिए मैंने अटेम्प्ट ही नहीं मारा। उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस करते चले गए। टू बी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनली मुझे अभी अपने ऊपर काम करना है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन पे और सीआरपीसी पे। इन दोनों पे मुझे अभी वर्क करने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैं फंस रही थी। सीपीसी में मुझे कोई दिक्कत नहीं था, सीपीसी के जो बुक थे वो पढ़े हुए थे। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई भी रटंतु विद्या और रटे रटाए सेक्शंस या प्रोविजंस नहीं आए थे एग्जामिनेशन में। सबसे खास बात ये था कि एनालिटिकल क्वेश्चंस थे, मतलब आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसकी कहानी को समझना है, डिस्प्यूट को समझना है, और उसमें प्रोविजंस को अप्लाई करना था, ऑप्शन में दिए हुए प्रोविजंस को अप्लाई करना था। मतलब कि अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रटने का हैबिट रखते हैं, अगर आप समझने पे फोकस कभी नहीं किए हैं, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन था। जैसे दिल्ली जुडिशरी में भी आपको एप्लीकेशन पूछा जाता है, मतलब आपने क्या समझा, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच लेना है। और बिहार जुडिशरी का ज़्यादा अप्रोच रहता है एकेडमिक्स टाइप, रटन टू रट के आप चले जाइए, प्रोविजंस सेक्शंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो वहाँ यहाँ कहीं भी नहीं पूछा गया था। एक भी क्वेश्चन सेक्शन से नहीं था कि इस सेक्शन में क्या कहा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब जो बच्चा नहीं भी पढ़ के जा रहा हो और बस वो प्रोविजंस पढ़ता हो रेगुलरली, थॉरली, उसको कॉन्सेप्ट पता हो, वो एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स हुआ। 2 घंटे का ब्रेक था, लगभग 1.5 आवर का ब्रेक था, और उसके बाद फिर हमारा मेंस को कंडक्ट कराया गया। फिर वैसे ही सारा चीज़ चेक किया गया और फिर से कंडक्ट करने के लिए हम लोगों को भेजा गया। हम लोग जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर वही 3 सेट दिया गया था, सेट ए, सेट बी, सेट 3। ऊपर से अनाउंसमेंट होके हम लोगों को बताया ही जा रहा था कि आपको एक पहला क्वेश्चन पहले सेट पे, दूसरा क्वेश्चन दूसरे सेट पे और तीसरा क्वेश्चन तीसरे सेट पे करना है। और पहला क्वेश्चन ब्रीफ था, ब्रीफ तैयार करना था आपको, पूरा केस पढ़ के लगभग 15-20 पन्ने का आपको एक दिया गया था केस, और केस में क्या क्या हुआ है, और उसको पढ़ने के बाद आपको एक पन्ने में उसको लिखना था, ब्रीफ बनाना था। जो इंसान करता है, तैयारी कर चुका है या प्रैक्टिस कर चुका है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा ईजी था। उसके बाद मेरा लगभग 2 घंटा ब्रीफ में चला गया, क्योंकि शायद मेरा प्रैक्टिस नहीं है उतना, इसलिए मुझे दिक्कत हुआ। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम था हम लोगों का रिसर्च मेमो, और रिसर्च मेमो बनाना था। फिर वैसे ही 10 पन्ना का पेज था,
और उसमें आपको पढ़ने के बाद एक रिसर्च मेमो बनाना था, सारा चीज़ उसमें दिया हुआ था। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड एक घटना था और उसको पढ़ के सब चीज़ बनाना था। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था, वो था खुद से एक पैराग्राफ राइटिंग काइंड ऑफ, जिसमें कि आपको बताना था जजमेंट एक दिया हुआ था कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पे जो ये केस जजमेंट हुआ है, ये क्वेयर कपल जो नहीं मैरिज कर सकते हैं, होमोसेक्सुअल्स नहीं मैरिज कर सकते हैं, ये कहाँ तक सही है, आपका क्या लगता है, आपका एनालिटिकल अप्रोच देखा गया, और लीगल नॉलेज आपका कितना है, लीगल आपका क्या अवेयरनेस है, ये सब जानने की कोशिश किए गए थे। तो ये 3 क्वेश्चंस किए गए और हमारा 5 बजे के पास एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ था और फिर हम लोग सेंटर से निकले और हम लोग सब हंस रहे थे क्योंकि बहुतों का नहीं गया था अच्छा। अब एक रियलिटी का बात बताते हैं, 25,000 लोगों ने इस एग्जाम को भरा था, 25,000 लॉ ग्रेजुएट्स को इस एग्जाम को भरने के लिए आज तक 20 से 32 साल तक का एज लिमिट वाला जो भी इंसान है वो इस एग्जाम को भर सकता है। साथ ही साथ आप अगर फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे वो BLLB 5th ईयर हो या फिर LLB 3rd ईयर, या फिर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं लॉ रिसर्च एसोसिएट में काम करना, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। सच बताएं तो 25,000 लोगों में से 25,000 लोग तैयारी करके नहीं आए थे। टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 500 से 600 लोगों में ही ये कंपटीशन है पूरे देश में, और 500 से 600 लोगों में भी अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है, अगर आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस है ब्रीफिंग का और अच्छा खासा आपने प्रैक्टिस सेट्स बनाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो फिर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील टू क्रैक दिस एग्जाम। ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। अब थोड़ा लक तो हर जगह चलता है, वो सब तो एक बात अलग फैक्टर है, बट अगर मेहनत पे किया जाए तो मेहनत पे एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है। और मेन हम लोगों का दिक्कत कहाँ पे आ जाता है ना, नॉन एनएलयू होने का, कि हम लोग को हर चीज़ खुद करना हो रहा होता है, हम लोगों को उतना ज़्यादा कॉलेज की तरफ से नहीं पुश मिलता है, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है। और जो एनएलयू है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हैं, उन्हें पुश मिलता है, उन्हें मेहनत कराया जाता है, वो मेहनती होते हैं, मेहनत कराया जाता है, उन्हें टारगेट्स दिए जाते हैं कि इतने कम समय में आपको ये काम करके दिखाना है। तो दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा, क्या चीज़ जानने और सीखने के लिए मिला, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।